नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री मस्ती पर। मैं लेकर के आया हूं ऑर्गेनिक फार्मिंग के 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी तरह के एग्ज़ाम्स जैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गया, चाहे आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, इन सभी प्रश्नों को पूछा ही जाता है। ठीक है, और इसमें तो कई सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जिसको कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और ख़ासकर सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो इन प्रश्नों को कई बार पूछा जा चुका है। और जो सेमेस्टर में पढ़ना है उसी को भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होता है। बस आपको इतना समझना है। मैं आपको इन सभी जो प्रश्न, मेरे पास 50 प्रश्न, मैं सभी 50 प्रश्न को ऐसे कंसेप्ट के साथ क्लियर कराऊंगा कि आप पेपर के लिए बिल्कुल इस तरह से कमर कस लीजिएगा कि पेपर आपसे डरने लग जाएगा। ठीक है, तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, 50 प्रश्नों को कराऊंगा। उससे पहले आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए कहीं भी बीच में, अभी या लास्ट में, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और पसंद ना आए तो कोई बात नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो लगातार आपको मिलती रहे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना। ठीक है, और अगर आप PDF नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, और कोई पर्सनल सवाल पूछने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो अवश्य कर लें। मैं प्रश्नों का सिलसिला शुरू करता हूं देर किए बिना। पहला प्रश्न है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जैविक खेती का क्षेत्र किस राज्य में है? तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि अधिकतर छात्र बोलेंगे कि सिक्किम, लेकिन वो इस क्वेश्चन का सिक्किम आंसर गलत हो जाएगा। भले ही सिक्किम में क्या है, पूर्ण जैविक राज्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी उसी राज्य में है। बात किया है तो सिक्किम बहुत छोटा राज्य है, बहुत छोटा। ठीक है, तो कितना भी होगा तो भैया इसमें कम ही होगा, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। बात करें सबसे ज़्यादा जैविक खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी वाला, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मैं जानता हूँ कि ये क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा, कई सारे छात्र नर्वस हो जाएंगे और गलत कर बैठेंगे, इसलिए मैं इस कंसेप्ट को भी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किया किसने किया था? दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: रोडेल फैमिली, लेडी एवं वेलफोर, डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर एंड हंस मूलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी रुडोल्फ स्टेनर क्या हैं, इन्होंने ही बायोडायनेमिक फार्मिंग की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, गोबर की खाद तैयार करने हेतु तो पीट या गड्ढा विधि में पीट का आकार होता है। तो गोबर की जो खाद तैयार करते हैं ना, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना मीटर होता है? तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी वाला होगा, यानी 3 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंपोस्ट बनाने की नेडेप विधि किसने दी? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: AL देसाई, नेडेप काका, हावर्ड और यशवंत डीवार्ड, और लास्ट में ऑप्शन है CN आचार्य। तो दोस्तों क्या होता है ना, कई सारे छात्र ये सोचते हैं कि भैया ये जो नेडेप काका है ये भले ही रिलेटेड है, लेकिन इसका उत्तर ये सही नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, उतना ज़्यादा सोचना नहीं है। नेडेप विधि का विकास नेडेप काका नहीं किया था, क्योंकि कई बार दोस्तों क्या होता है कि छात्रों को लगता है कि इतना इजी थोड़ी होगा भाई कि जो क्वेश्चन में उसको भी आंसर में कर देगा, लेकिन हाँ ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि भाई कई बार ऐसा देखा गया है। अब नेडेप काका नहीं, कई बार क्या होता है, जो वैज्ञानिक किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं उन्हीं के नाम पे क्या होता है, उसका नाम रख दिया जाता है, उनके आविष्कार का भी। तो आपको ध्यान में रखना है, नेडेप विधि का विकास नेडेप काका ने किया था। नेक्स्ट है, सेम व राजमा हेतु उपयुक्त राइजोबियम कल्चर क्या है? तो दोस्तों सेम और राजमा हेतु उपयुक्त राइजोबियम कल्चर के लिए हम लोग राइजोबियम फेजियोलाई की यूज करते हैं। किसकी? राइजोबियम फेजियोलाई की। ठीक है, और मेलिलोटाई दोस्तों ये किसके लिए है? ये बरसीम के लिए, सॉरी ये जो ट्राइफोलाई है ना, ये बरसीम के लिए यूज करते हैं। और इसी तरह आप लोग देख सकते हैं। और आगे बात करें, धीमी वृद्धि वाले राइजोबियम की प्रजाति है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: राइजोबियम ल्यूपिनी, ब्रेडी राइजोबियम जेपोनिकम और राइजोबियम फेजियोलाई। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और बी दोनों वाला। क्या होगा? ऑप्शन ए और बी दोनों वाला। और ऑप्शन ए और बी दोनों वाला बोले तो राइजोबियम ल्यूपिनी और राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम जेपोनिकम, ये दोनों क्या है, ये धीमी गति से वृद्धि करते हैं। ठीक है, और बात करें अगला क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु वर्मी बेड प्रति वर्ग मीटर गड्ढे में खाली स्थान केंचुए छोड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे, वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु वर्मी बेड के प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर में कितने केंचुए छोड़े जाते हैं? तो दोस्तों 1 वर्ग मीटर में 2000 केंचुए छोड़े जाते हैं। कितने? 2000 केंचुए छोड़े जाते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। जैविक नियंत्रण हेतु यहाँ पे परभक्षी पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे पैरासाइट नहीं पूछा गया, यहाँ पे प्रीडेटर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा, दूसरा ऑप्शन है
क्राइसोपिड्स, तीसरा ऑप्शन है एनपीवी और चौथा ऑप्शन है ट्राइकोग्रामा। अब कई सारे छात्रों का ये जो क्वेश्चन है ना दिमाग घुमा देगा, बोलेगा कि ये तो सभी के सभी बायोलॉजिकल हैं और सभी का सभी कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी है, तो इसका आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्राइसोपिड्स। क्राइसोपिड्स इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है मूंगफली की खली में एनपीके प्रतिशत, ये बिल्कुल 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। एनपीके परसेंटेज पूछा गया किसमें, ये ग्राउंडनट के ऑयल केक में पूछा गया है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एनपीके का। तो नाइट्रोजन होता है दोस्तों 7.3%, फास्फोरस होता है 1.53% और पोटास होता है 1.3 यानी 1.3%। ठीक है, आपको इसको याद करने के लिए ज़्यादा झंझट नहीं है। 7.3, 1.53 और 1.3, सभी के लास्ट में 3 है, हल्का फुल्का पॉइंट वाला इधर उधर होता है, लेकिन आपको याद करना है 7, 1.5 और लगभग 1.25 या 1.3। ठीक है। और नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द प्रथम बार किसने दिया, तो दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ड का यहाँ पे बात किया गया। अगर मैं आपसे पूछ दूँ फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन है, तो आप फटाक से उत्तर दो कि भैया ये तो हावर्ड है। ठीक है, हावर्ड क्या है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा गया। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि द टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग वाज गिवन बाय, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी वाला। यहाँ पे नर्वस नहीं होना है दोस्तों, आपका डी वाला यानी नॉर्थ बॉर्न ने ही द टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग दिया था। ठीक है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मक्का, गन्ना, धान, ज्वार में सहचर रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु कौन सा कल्चर प्रयुक्त है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, गन्ना, मक्का, धान, ज्वार में सहचर रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु कौन सा कल्चर अपनाते हैं। तो कई सारे छात्र बोल देंगे कि इसमें जो सभी ऑप्शन है तो सभी के सभी सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात करें सिर्फ सही ऑप्शन का, इसको धान, मक्का, ज्वार और गन्ना में यूज करते हैं, तो ये होता है दोस्तों आपका एजोस्पाइरिलम। ये दोस्तों बिल्कुल 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको तो आप अपने दिमाग में हर हाल में बैठा लीजिए, चाहे आप कॉपी पे लिख लीजिए, चाहे आप इसको 10 बार रट लीजिए। ठीक है। और अगर नहीं होता है तो आप हेडफोन लगा करके, भैया ये तो डिजिटल ज़माना है, मैं देखता हूँ लाइब्रेरी में भी और बाकी जो स्टूडेंट स्टडी करता है चुपचाप अपने कान में लगा लेता है ईयरबड्स और सुनता रहता है, तो वो आप भी वही काम कीजिए। मैं इतना आपके सामने चिल्ला रहा हूँ, भूक रहा हूँ, आवाज़ लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिजी हैं फिर भी बस आप मेरी बातों को सुन लीजिएगा, तो गारंटी ही आप इन सभी कंसेप्ट को समझ करके प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट है जैविक खेती में उपयोग लिया जाता है। दोस्तों जैविक खेती में किसका उपयोग करते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। अब मैं आपसे पूछूं, आपके दिमाग का जांच करूं, तो जीवांश खाद, रासायनिक उर्वरक, शाकनाशी और कीटनाशी। अरे भैया जहां बात आ गया ना जैविक खेती का, तो वहां तो हम लोग रासायनिक का बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, चाहे रासायनिक कीटनाशी हो, रासायनिक उर्वरक हो, चाहे रासायनिक हर्बिसाइड हो। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका जीवांश खाद। ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन नहीं है कि जैविक खेती में किसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपसे अगर ये पूछा जाए कि जैविक खेती में किसका उपयोग नहीं करते हैं, तो आप इन तीनों का नाम याद कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे है हरी खाद के लिए ढेंचे की प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। तो दोस्तों ढेंचा का बीज दर आपसे पूछा जाए, आपने तो बहुत बार सुना होगा कि ढेंचा एक ऐसा फसल है सस्पेनिया, जिसका सस्पेनिया रोस्ट्राटा, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, हरी खाद के रूप में करते हैं। अब मैंने एक शब्द बोला सस्पेनिया रोस्ट्राटा, दोस्तों ये क्या होता है, ये ढेंचा का बोटनिकल नाम है। क्या होता है दोस्तों, ढेंचा का बोटनिकल नेम होता है सस्पेनिया रोस्ट्राटा। ठीक है। अब दोस्तों सस्पेनिया रोस्ट्राटा होता है, अब ये क्या होता है दोस्तों, ये इसको हम लोग हरी खाद के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है। खेत में इसको लगाते हैं और फूल आने से पहले, हाँ एक और बात आपको ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि ढेंचा तो आपने खेत में लगा दिया, आप कई बार सुने होंगे कि ढेंचा हरी खाद के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन उसको खेत में कम मिट्टी में पलटते हैं। तो जब उसके फूल आने शुरू हो जाए और उससे पहले जैसे फूल पूरी तरह से ना निकले, आपको लगे कि फूल आ रहा है, तो आप उसको मिट्टी पलट हल के माध्यम से, प्राथमिक जुताई के माध्यम से उसको उसी खेत में दबा देंगे। तो ये हरी खाद के रूप में इसको हम लोग यूज़ करना कहते हैं। अब दोस्तों हरी खाद जो होता है ना, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हरी खाद 2 तरह से खेत में अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो पहला होता है आपका इन सीटू, ठीक है, और दूसरा होता है एक्स सीटू। अब बात करें दोस्तों इन सीटू, इन का मतलब क्या होता है और एक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछूं, इन मतलब होता है एंट्री, ठीक है, और एक्स का मतलब होता है दोस्तों एग्जिट, ठीक है, निकलना। अब इन सीटू का मतलब दोस्तों होता है, जैसे मान करके चलिए कि आपके पास ये खेत है,
ठीक है, आपने इसमें ढेंचा उगाया और इस ढेंचा को इसी खेत में मिट्टी पलट हल के माध्यम से दबा दिया, तो इसको कहते हैं इन सीटू ग्रीन मैनरिंग इसको कहेंगे। ठीक है, और अगर इसी चीज़ को इधर समझाऊँ एक सीटू को, तो एक सीटू क्या होता है दोस्तों, मान करके चले कि ये आपका एक खेत है। ठीक है, और आपको इसमें हरी खाद का यूज करना है, तो आप इसमें ढेंचा वेंचा या फिर सनई होता है उसको नहीं उगाएंगे, बल्कि आप कहीं दूर से, जैसे पलाश का एक पेड़ का नाम सुने होंगे आपने, जिसपे पलाश जो होता है ना, जिसपे लाख का कीट पाला जाता है, तो पलाश के पत्तियां जो होती है ना, इसको एक सीटू ग्रीन मैनरिंग के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे मान करके चलिए मैं बता रहा था एक सीटू, इन सीटू का मतलब तो वही हुआ जिस खेत में आपने लगाया ढेंचा, उसी खेत में इसको मिट्टी पलटल के माध्यम से पलट दिया, दबा दिया। और एक सीटू में क्या होता है, जिस खेत में आपको दबाना है उसमें आपने ढेंचा वेंचा कुछ नहीं लगाया, बल्कि कहीं और से पत्तियां तोड़ करके खेत में ऐसे लाया, डाल दिया और फिर इसको मिट्टी पलट हल के माध्यम से दबा दिया, तो इसको कहते हैं दोस्तों एक सीटू। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि ये इतना डीप में क्यों बता रहा है। डीप में इसलिए बता रहा हूँ ताकि चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखता हूँ। नेक्स्ट है एजोला का प्रयोग कौन सी फसल में करते हैं। भले ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो एजोला वाला जो प्रश्न है कई सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, कई सारे, और आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ईजी है। ईजी तो है, बट इसको सभी तरह के एग्जाम्स में पूछा जाता है। अभी हाल ही में बीपीएससी में पूछा गया था, पिछले साल कानपुर यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर परीक्षा में पूछा गया था। तो एजोला का यूज हम लोग किस में करते हैं, तो धान में करते हैं। किस में करते हैं, तो पैडी के क्रॉप में, राइस के क्रॉप में हम लोग एजोला फर्न का यूज़ करते हैं। ठीक है, एजोला क्या है दोस्तों, एक फर्न है। चलिए फर्न है। नेक्स्ट है जैविक नियंत्रण हेतु परजीवाभ्य है। क्या है दोस्तों, जैविक नियंत्रण हेतु यहाँ पे परजीवाभ्य है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्राइकोग्रामा। यहाँ पे परजीवाभ्य पूछा गया है, ठीक है, वहाँ पे परभक्षी पूछा गया था। ठीक है, तो परजीवाभ्य कौन सा है दोस्तों, तो ट्राइकोग्रामा। ठीक है, परजीवाभ्य का बात करें तो इसमें ट्राइकोग्रामा होगा। और नेक्स्ट है एपिकॉर्निया मेलोनेल्यूका का प्रयोग किस फसल में किया जाता है। तो दोस्तों ये एपिकॉर्निया मेलोनेल्यूका का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, तो गन्ना में करते हैं। किस में करते हैं, गन्ना में करते हैं। और नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों, नेक्स्ट है बीटी क्या है। आपने नाम सुना होगा बीटी, ये बिटिया वाला नहीं, जैसे बीटी कॉटन का नाम आपने सुना होगा कभी ना कभी, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में है तो दोस्तों बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, ये क्या है, एक जीवाणु है। और इसका थोड़ा और फंक्शन ही बता दूं आपको, बीटी कॉटन क्या है, एक जीवाणु है। ठीक है, बीटी कॉटन क्या है, एक जीवाणु है, जिसको बैक्टीरिया इंग्लिश में कह सकते हैं। अब दोस्तों ये क्या होता है, एक ऐसा जीवाणु है जो कि कीटनाशी के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों क्या है ना, जैसे कपास के पहले फसल लगाया जाता था, तो कपास में जो होता है ना बॉलवर्म, वो काफ़ी ज़्यादा, चाहे कपास का गुलाबी कीट हो, अमेरिकन बॉलवर्म हो या पिंक बॉलवर्म हो, ये सब काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते थे कपास को। लेकिन क्या हुआ कि कुछ वैज्ञानिकों ने अमेरिका में, यूएसए में बीटी नाम के एक बैक्टीरिया का खोज किया मिट्टी में, और इसको जीन ट्रांसफ़र के माध्यम से इसको कॉटन में क्या किया, इन लोगों ने डाल दिया, जिसके माध्यम से क्या हुआ दोस्तों, ये जो बीटी कॉटन है ना, बीटी जीवाणु है ना, ये अब कपास के पौधों में इसका प्रभाव आने लगा। तो जैसे कीड़े इसको खाते हैं, चाहे पिंक बॉलवर्म हो या फिर अमेरिकन बॉलवर्म हो, जैसे कीट इसको काटते हैं, खाते हैं इस फसल के फल को, डोडा को, जिसको कपास के फल को डोडा कहा जाता है, तो जैसे ही काटते हैं तो वो विषैला होता है कीटों के लिए। ठीक है, तो कीट काटते हैं, खाते हैं और खुद ही मर जाते हैं। तो ये होता है बीटी, और बीटी क्या है, एक जीवाणु है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बायोगैस में मीथेन प्रतिशत होता है। तो दोस्तों बायोगैस में मीथेन कंटेंट कितना होता है, तो ये होता है आपका 50 से 60%। ठीक है, अगर 65 भी ऑप्शन में आए तो आप उसको भी टिक कर देना, वो भी सही होता है। ये अप्रोक्स में मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है प्रथम जैविक राज्य कौन सा है। देखिए वो भी क्वेश्चन आ गया जिसको मैंने इस वीडियो के फर्स्ट में ही बताया था। तो प्रथम जैविक राज्य सिक्किम है। ठीक है, प्रथम जैविक राज्य सिक्किम है। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करें NOFRI एक इंस्टीट्यूट है, NOFRI, तो नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका मतलब होता है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का वीडियो देख रहे हो तो इसका भी मतलब समझ लेना। NOFRI का मतलब होता है नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सिक्किम गंगटोक में स्थित है। कहाँ पे है, सिक्किम गंगटोक में स्थित है। और एक दोस्तों क्या है, एक होता है दोस्तों NCOF, आपने नाम सुना होगा
COF, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपने इसका भी नाम सुना होगा। तो ये नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग ये कहाँ है? तो ये दोस्तों गाजियाबाद में। और दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था? तो 2004 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2004 में हुआ था। ये नया इंस्टीट्यूट है, इसलिए इसको पूछा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग की परीक्षाओं में। तो NCOF कहाँ है? गाजियाबाद में है। और NOFRI यानी नोफरी कहाँ है? तो आपका सिक्किम गैंगटोक में है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गोबर की खाद से प्रथम वर्ष खाली स्थान प्रतिशत नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो नाइट्रोजन परसेंटेज का बात करें तो प्रथम वर्ष 33% नाइट्रोजन प्राप्त होता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, गोबर की खाद में प्रतिशत फास्फोरस होती है। तो दोस्तों गोबर के खाद में जो बात करें यहाँ पे पी परसेंटेज का, तो ये होता है 0.25%। कितना होता है? 0.25% गोबर के खाद में होता है फास्फोरस। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि किसने दी? तो दोस्तों कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि किसने दी? तो ये CN आचार्य ने दी थी। किसने? CN आचार्य, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, जिन्होंने कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि को दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट है सांद्र कार्बनिक खाद का उदाहरण है। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैनर का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो अगर आपसे पूछा जाए कॉन्सेंट्रेटेड का, तो हड्डी का चूरा, खलियाँ और रक्त का चूर्ण, ये सभी के सभी क्या है? ये कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर आते हैं। आपको याद कर लेना है। ऐसा नहीं कि मैंने बताया यहाँ पे हड्डी का चूरा, खलियाँ, ये तो ये सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक सीमित कर लेना कि अगर एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा तो करूँगा और इधर उधर क्वेश्चन थोड़ा बहुत कर देगा तो मैं नहीं करूँगा। मैं आपको बताता हूँ, सांद्रित कार्बनिक खाद अगर आपसे पूछा जाए तो चाहे मैं आपको बता दूँ कि ये जो खलियाँ होती हैं, जैसे नीम की खली हो गया, सरसों की खली, सरसों मैं बता रहा हूँ, मूंगफली की खली हो गया, तो इन सब को बार बार पूछा जाता है कि मूंगफली का खली किसका उदाहरण है? और आप 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक दे देगा आपसे सांद्रित कार्बनिक खाद। तो आपको क्या करना है? आपको सांद्रित कार्बनिक खाद ही करना है। और नेक्स्ट है नेडेब विधि से कंपोस्ट बनाने हेतु, और दोस्तों इसमें पूछा गया था नेडेब विधि में कंपोस्ट बनाने हेतु गड्ढे का आकार रखते हैं तो कितना रखते हैं? 10 फीट गुने 6 फीट गुने 3 फीट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फीट में है तो 10 फीट गुने 6 फीट गुने 3 फीट लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का ये सीक्वेंस है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है NPV क्या है? तो दोस्तों NPV क्या है? ये भी एक जीवाणु है और इसका भी यूज़ करते हैं, इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं किसमें? ये भी एक कीटनाशक के रूप में काम करता है, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको जीवाणु बता दिया। NPV जैसे V का मतलब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये वायरस होता है, ठीक है। NPV ये वायरस होता है, इसका फुल फॉर्म अभी मेरा दिमाग पे नहीं आ रहा है, लेकिन NPV क्या है? एक वायरस है और ये इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं किसमें? बायो इंसेक्टिसाइड कंट्रोल के रूप में, ठीक है। और नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट हेतु किस प्रकार के केंचुओं का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट हेतु ये बिल्कुल ये 5 स्टार क्वेश्चन है। ये एपीजेइक केंचुए का प्रयोग करते हैं। किसके करते हैं? एपीजेइक केंचुए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एपीजेइक मतलब क्या होता है? ऐसे केंचुए जो ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट में गोबर के खाद की तुलना में खाली स्थान गुना अधिक एक्टिनोमाइसीट्स पाया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट में गोबर के खाद की तुलना में 8 गुने ज़्यादा एक्टिनोमाइसीट्स पाई जाती है, ठीक है। एक्टिनोमाइसीट्स क्या है दोस्तों? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सोइल में पाया जाता है। नेक्स्ट है हरी खाद हेतु फसल को किस अवस्था पर खेत में मिला देना चाहिए? तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये पुष्पन अवस्था पर, ठीक है, फूल आने की अवस्था पे हम लोग हरी खाद को मिट्टी में दबा देते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन डी वाला सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सर्वोत्तम हरी खाद किस फसल से प्राप्त होती है? तो आपके सामने मैं अगर 4 ऑप्शन दे दूं, ढैंचा, गवार, लोबिया और सनई, और आपसे मैं पूछूं कि हरी खाद हेतु सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है, तो आपको उत्तर देना है सनई। क्या है? सनई जो होता है ना, ये सबसे बढ़िया हरी खाद ग्रीन मैनरिंग क्रॉप के रूप में इसको माना जाता है और यूज भी किया जाता है। और नेक्स्ट है ढैंचा सस्पेनिया रोस्ट्राटा ऐसी फसल है जिसके खाली स्थान में नाइट्रोजन स्थिरीकरण ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों एक जो होता है ना सस्पेनिया रोस्ट्राटा, एक ऐसी फसल है जिसके तना में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली ग्रंथियां पाई जाती है। इस क्वेश्चन को तो कई बार पूछा जा चुका है, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का उदाहरण है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है सिम्बायोसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन का एग्जाम्पल। तो
तो आपको क्या उत्तर देना है, आपको देना है राइजोबियम व एजोला। और दोस्तों राइजोबियम और एजोला के क्यों होता है, राइजोबियम जो होता है ना दोस्तों, ये दलहनी पौधों के जड़ों के साथ ये सहजीविता संबंध स्थापित करता है। और ये एजोला जो होता है ना, ये बीजीए के साथ एजोला फर्न का ये सहजीविता होता है, सिम्बायोसिस होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें, आपसे पूछा गया है अवायवीय असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का उदाहरण कौन सा है इन चार ऑप्शन में से। तो अभी मैंने आपको बताया राइजोबियम और एजोला क्या होता है, सहजीवी होता है। और उसी तरह एसिटोबैक्टर भी क्या होता है, सहजीवी होता है। लेकिन ये क्लोस्ट्रीडियम जो होता है ये आपका एनएरोबिक और नॉन सिम्बायोसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एग्जाम्पल के रूप में ये है, ठीक है। और नेक्स्ट है, मैथी, रिजगा व सेंजी हेतु उपयुक्त राइजोबियम कल्चर कौन सी है दोस्तों। तो मैथी हेतु मेलिलोटाई राइजोबियम कल्चर का यूज करते हैं। किसका, मेलिलोटाई का। आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको ट्रिक बता दूं, म से मेथी और म से मेलिलोटाई, म से मेथी म से मेलिलोटाई, आपको इसको ऐसे याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जलमग्न मृदा हेतु हरी खाद किस फसल की उपयुक्त हो, जलमग्न मृदा हेतु हरी खाद किस फसल की उपयुक्त रहती है। तो दोस्तों ढैंचा जो होता है ना, इसको जलमग्न अवस्था में भी लगाया जाता है, ठीक है। ये जलमग्न अवस्था में भी खूब अच्छा अपना ग्रोथ करता है, तो ढैंचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बरसीम हेतु उपयुक्त राइजोबियम कल्चर क्या है। मैंने आपको इस वीडियो में शुरू में ही बताया था, बरसीम हेतु फिजोलाई मैंने बताया था, ये राजमा और सेम के लिए होता है, ठीक है। मेलिलोटाई मैंने बताया मेथी के लिए होता है, और राइजोबियम ट्राइफोलाई ये बरसीम के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों, नेक्स्ट है, नीम की खली में एनपीके प्रतिशत होता है, एनपीके परसेंटेज इन नीम केक, या जिसका नीम का बोटनिकल नेम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका नाम होता है दोस्तों एजार्डी रेक्टा इंडिका, एजार्डी रेक्टा इंडिका होता है। और दोस्तों नीम में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो एजार्डी रेक्टिन पाया जाता है। जिसको बोटनिकल नेम याद है ना भाई, वो तो ये तो कर ही देगा। तो एजार्डी रेक्टिन पाया जाता है। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नीम के खली में एनपीके परसेंटेज, तो ये है 5% नाइट्रोजन, 1.08% फास्फोरस और 1.48% पोटास। नेक्स्ट है, सोयाबीन हेतु उपयुक्त राइजोबियम कल्चर कौन सी है। तो दोस्तों सोयाबीन हेतु अब बात करें तो सोयाबीन, जितने भी मैंने राइजोबियम कल्चर वाला प्रश्न बताया, इन सभी प्रश्नों को पूछा जाता है, ये सभी 5 स्टार क्वेश्चन है। सोयाबीन हेतु उपयुक्त राइजोबियम कल्चर कौन सा है, तो ये राइजोबियम जेपोनिकम का यूज़ करते हैं, किसमें हम लोग, सोयाबीन में, ठीक है। और नेक्स्ट है, एजोला है दोस्तों। तो एजोला क्या है, एजोला एक मैंने आपको ये भी बता दिया, एजोला एक क्या है, जलीय फर्न है। क्या है, एजोला एक जलीय फर्न है, शैवाल भी नहीं है, कवक भी नहीं है, जीवाणु भी नहीं है, ये क्या है, जलीय फर्न है। आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सरसों की खली में एनपीके प्रतिशत कितना होता है। तो इस प्रश्न को भी आप 5 स्टार कर लेना। ये प्रश्न जो है ना, ये सरसों की खली में पूछा जाए तो 5.2% नाइट्रोजन, 1.8% फास्फोरस और 1.2% पोटास पाया जाता है। नेक्स्ट है, माइकोराइजा किसके बीच सहजीवी है। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सेमेस्टर की तैयारी करें, चाहे आप पीसीएस की तैयारी करें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा गया है माइकोराइजा किसके बीच सहजीवी है। तो माइकोराइजा जो होता है दोस्तों, ये उच्च पादप की जड़ें, ठीक है, यानी उच्च पादप बोले तो एंजियोस्पर्म, जिनमें फूल आते हैं, ठीक है, और फल लगते हैं, ऐसे पादप को एंजियोस्पर्म के अंतर्गत रखा गया। इसको हायर प्लांट कहा जाता है इंग्लिश में। तो उच्च पादप की जड़ें और कवक के मध्य ये क्या होता है, सिम्बायोसिस होता है, सहजीवी संबंध होता है। किसका, माइकोराइजा का। माइकोराइजा का उदाहरण बात करें तो VAM होता है, VAM वस्कुलर, जिसका मतलब होता है दोस्तों वस्कुलर और वस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है। नेक्स्ट है, दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों का लाल रंग लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो खाली स्थान के संवाहक का कार्य करता है। तो दोस्तों ये जो होता है ना लेग हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन के संवाहक का काम करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के संवाहक का काम करता है। नेक्स्ट है, बीजीए क्या है। अगर आपसे दोस्तों मैं पूछ लूँ, जैसे बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है दोस्तों, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो दोस्तों ये जो बीजीए है ना, ये सहजीवी है कि असहजीवी है। तो मैं आपको बताऊं, पहले नंबर ये तो एक शैवाल है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों कन्फ्यूजन यहीं पे पैदा होता है,
बीजीए को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बीजीए को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। बीजीए को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सच में बैक्टीरिया है, तो ये बीजीए बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि बीजीए एक एल्गी है जिसको नील हरित शैवाल भी कहते हैं। और ये दोस्तों जो नील हरित शैवाल है ना, ये क्या है? एक सहजीवी शैवाल है, यानी सहजीवी एल्गी है। ठीक है, सिम्बायोसिस एल्गी है। नेक्स्ट है कुसुम की छिलका रहित खली में एनपीके परसेंटेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7.9% नाइट्रोजन, 2.2% फास्फोरस और 1.9% पोटास। अब दोस्तों ये जो जितने भी डेटा वाले क्वेश्चन है ना, इसमें कितना परसेंट होता है नाइट्रोजन फास्फोरस, इसको तो भाई रटना ही पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी कर लो, इसमें कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, ताकि मुझे क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है, मोटिवेशन बनता है, ताकि और ऐसे ही वीडियो बनाऊँ। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो और पेपर सॉल्यूशन आपको लगातार मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपने तो कई सारे सेलिब्रिटी से लेकर के कॉमेडियन को फॉलो किए होंगे, तो अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो आप हो सकता है तो मुझे भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। ठीक है, उस सभी का लिंक टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए क्लास को इंटरप्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। किसकी खली में सेपोनीन पाया जाता है जिसके कारण 2 माह पूर्व खेत में मिलाते हैं? तो दोस्तों महुआ के खली में क्या होता है? सेपोनीन पाया जाता है। महुआ का बोटनिकल नेम मधुका इंडिका होता है। अब दोस्तों महुआ होता क्या है, ये मोस्टली बिहार वाले स्टूडेंट, झारखंड वाले स्टूडेंट और पूर्वांचल वाले स्टूडेंट को पता होता है कि भाई ये महुआ क्या होता है। और दोस्तों एक बात बताऊँ, महुआ ना दारू बनाने की एक समझिए साधन है, सोर्स है। महुआ जो होता है, महुआ के फूल से शराब बनता है, देसी शराब बनता है बिहार झारखंड वगैरह में। वैसे बिहार में तो शराब बंद है, लेकिन महुआ से दारू बनाया जाता है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया था सेपोनीन किसके खली में होता है, तो महुआ के खली में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है BAM किसकी उपलब्धता को बढ़ाता है? तो दोस्तों वस्कुलर अर्वस्कुलर माइकोराइजा जो होता है ना, ये फास्फोरस के उपलब्धता को बढ़ाता है। ठीक है, फास्फोरस घोलक के रूप में ये कार्य करता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कोक्सिनेला किस कीट का भक्षण करता है? ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही आएगा। कोक्सिनेला किस कीट का भक्षण करता है? तो दोस्तों कोक्सिनेला एफिड का भक्षण करता है, यानी एफिड को खा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, निकोटीन प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपसे पूछा जाए करंज से होता है कि तंबाकू से होता है कि नीम से होता है कि लहसुन से होता है, तो आप बस चुटकियों में कह दो, कह रहे सर ये तो आपके तंबाकू से प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों निकोटियाना टोबैको तंबाकू का बोटनिकल नेम है। निकोटियाना स्पीसीज़ होता है, लेकिन निकोटियाना टोबैको और निकोटियाना रस्टिका उसे कई सारे वैरायटी हैं उसमें भी। नेक्स्ट है पायरेथ्रम प्राप्त होता है? तो दोस्तों पायरेथ्रम किससे प्राप्त होता है? तो ये आपके क्राइसेंथेमम से प्राप्त होता है। क्राइसेंथेमम बोले तो दोस्तों ये गुलदाउदी होता है, जिसको गुलदाउदी कहा जाता है। गुलदाउदी से ही क्या प्राप्त होता है? पायरेथ्रम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दोस्तों फेरोमोन ट्रैप कीट के किस लिंग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? अब दोस्तों यहाँ पे समझना ये है, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन बनता है। फेरोमोन ट्रैप के लिए किस कीट हार्मोन का यूज करते हैं? तो हार्मोन जो होता है वो मादा का होता है, और किसको आकर्षित करने के लिए करते हैं? तो नर को आकर्षित के लिए करते हैं। क्योंकि नर जो होता है ना, ये मादा हार्मोन को देखते हैं तुरंत पहुंच जाता है और फंस जाता है और मर जाता है। हर बार यही होता है, नर ही फंसते हैं, चाहे कीट हो या मनुष्य। तो अब अगर आपसे पूछा जाए किसको आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का यूज़ करते हैं, तो नर को आकर्षित के लिए या फिर नर को ट्रैप करने के लिए। और यूज किसका करते हैं? तो फीमेल सेक्स हार्मोन का यूज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिशत आयतन के आधार पर है? तो दोस्तों आपसे पूछा जाए वायुमंडल में CO2 का मात्रा कितना % है, तो आपने तो बचपन से पढ़ते आया ही होगा। इसका जो मात्रा होता है ये होता है 0.03%। कितना? 0.03%। यह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड आपके वातावरण में है। और दोस्तों ये जो है था ना, ये आपके 50वां और आखिरी क्वेश्चन था। यहाँ पे है एंड ऑफ स्लाइड शो, यहाँ पे आ रहा है मेरे PPT में। ये वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है फिलहाल दोस्तों, और मैं अगला वीडियो में अवश्य मिलूँगा आपके साथ। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेना। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।